Hello professionals, in last video you learned how to do training need identification or training need analysis if you wish to make your career in learning and development function. And from this week, I'm starting a complete new series where you will learn how to use your day-to-day HR work for better decision making by using MIS and dashboards in recruitment, HR operations and in learning and development function. By end of this series, you will have a complete idea how to make MIS and dashboards in all three functions of HR, which are recruitment, HR operations and learning and development. और आपको ये भी पता चलेगा कि कैसे आप एक्सेल को यूज़ करके अपने डे टू डे वर्क को और भी बेहतर तरीके से बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिकॉज एवरीवन कैन नॉट सी हाउ हार्ड यू आर वर्किंग ऑन डे टू डे बेसिस, बट एवरीवन कैन श्योरली सी हाउ यू आर रिप्रेजेंटिंग योर वर्क, और उसी से पता चलता है कि आप कितना हार्ड वर्क और कितना स्मार्ट वर्क कर रहे हैं. डू यू नो वन थिंग विच ऑल द मैनेजर्स एंड ऑल सीनियर लीडर्स really appreciate about their team members, and that is when their team members talk on basis of data. जनरली सबको ये लगता है कि HR एक बहुत ही सब्जेक्टिव काम है और इसे डेटा के बेसिस पर, नंबर्स के बेसिस पर रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता. बट टुडे बाय एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल लर्न how to use your day-to-day HR work for better decision making which are directly connected to organization goals by using numbers, MIS and dashboard. इस वीडियो में हम तीन चीज़ों पे फोकस करेंगे. नंबर 1, हाउ टू मेक डैशबोर्ड बाय यूजिंग MIS इन रिक्रूटमेंट फंक्शन. नंबर 2, हाउ टू यूज नंबर्स फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग. एंड नंबर 3, we will learn about those metrics which will help you to connect your day-to-day recruitment work to organization goals. So, are you excited to learn? If yes, then stay connected till the end. And now, let's get started. सबसे पहले मैं एक डमी डेटा आपके साथ शेयर करूंगी एंड वी विल लर्न हाउ टू मेक अ डैशबोर्ड बाय यूजिंग दिस डमी रिक्रूटमेंट MIS. सो दिस इज द डमी डेटा विच वी विल बी यूजिंग टुडे टू मेक अ डैशबोर्ड. बट इससे पहले कि हम डैशबोर्ड बनाना शुरू करें, मैं डेटा को मेंटेन करने के लिए कुछ बेसिक पॉइंट्स आपके साथ क्लियर करना चाहती हूँ. नंबर 1, जब भी आप कोई डेटा मेंटेन करें, मेक श्योर कि उस डेटा का फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर एंड ओवरऑल कलर कॉम्बिनेशन उन सब में एक यूनिफॉर्मिटी हो. आप डेटा को सिर्फ ये सोचकर मेंटेन ना करें कि ये आपका डेटा है और इसे सिर्फ आप यूज करेंगे. इवेंचुअली यू हैव टू रिप्रेजेंट दैट डेटा टू समवन एल्स, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका डेटा प्रेजेंटेबल हो. नंबर 2, जब भी आप कोई डेटा मेंटेन करें, मेक श्योर कि वो एक रनिंग शीट में हो, कुछ इस तरह से जहाँ पर आपका सारा डेटा एक ही शीट में हो. ऐसा ना हो कि जब आप अकाउंट्स की पोजीशन के लिए कॉलिंग कर रहे हैं तो आप इस शीट में डेटा मेंटेन कर रहे हैं और जब आपके पास सेल्स की पोजीशन आई तो आपने अगली शीट में डेटा मेंटेन करना शुरू कर दिया और मार्केटिंग के लिए उसकी अगली शीट में. क्योंकि अगर आपका डेटा अलग अलग होगा तो जब आप उस डेटा को एनालाइज करने के लिए डैशबोर्ड बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, तो वो सब अलग अलग शीट में होंगे और अलग अलग डेटा को मेंटेन करना और उसे एनालाइज करना काफ़ी मुश्किल काम है. तो आपका सारा डेटा एक शीट में होना चाहिए. देन नंबर 3, कभी भी अपने डेटा में किसी सेल को ब्लैंक ना छोड़ें, उससे डेटा को एनालाइज करने में प्रॉब्लम होती है. अगर वहाँ पर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो एप्लीकेबल नहीं है तो आप NA या नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर NA लिखा है. नाउ व्हेन यू आर क्लियर विद दीज बेसिक पॉइंट्स ऑफ मेंटेनिंग द डेटा, लेट मी इंट्रोड्यूस ऑल दी हेड्स ऑफ दिस MIS टू यू. इस MIS में टोटल 27 हेड है, जैसा कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं. और इसमें स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट जहाँ पर लाइन मैनेजर आपके साथ कोई जॉब रिक्वायरमेंट शेयर करते हैं, कैंडिडेट के फाइनली ज्वाइन होने तक की सारी इंफॉर्मेशन इस शीट में कैप्चर्ड है. लेट मी शो यू. सबसे पहले सीरियल नंबर, उसके बाद ईयर और मंथ. ये लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपका एक रनिंग डेटा है जिसमें 2021 का डेटा भी है, 2022 का डेटा भी इसी शीट में आएगा और उसके बाद के ईयर्स का डेटा भी इसी शीट में आएगा. इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप ईयर और मंथ लिखें. उसके बाद पोजीशन, किस पोजीशन के लिए आप हायरिंग कर रहे हैं. देन कैंडिडेट का नाम. अब क्योंकि ये एक डमी डेटा है इसलिए मैंने इसमें ABCD लिखा हुआ है. देन कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल ID, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन एंड लास्ट ड्रॉन CTC. ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कैंडिडेट के रिज्यूमे से उनसे बात करने से पहले ही मिल जाएगी. उसके बाद एक्सपेक्टेड हाइक, उनसे बात करके आप ये पता कीजिए कि क्या सैलरी हाइक वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं. देन सोर्स ऑफ हायरिंग, किस सोर्स से आप हायरिंग कर रहे हैं. यहाँ पर मैंने 3 सोर्स लिखे हुए हैं, कंसल्टेंट, एम्प्लॉय रेफरल एंड naukri.com. इससे ज़्यादा सोर्स अगर आप यूज़ करते हैं तो वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं. देन स्टेटस ऑफ टेलीफोनिक इंटरव्यू बाय HR, आपने जब कैंडिडेट से बात करी तो उसका क्या स्टेटस रहा वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं. इसके बाद शॉर्टलिस्टेड बाय हायरिंग मैनेजर,
क्या हायरिंग मैनेजर ने कैंडिडेट का सीवी शॉर्टलिस्ट किया या नहीं किया, वो स्टेटस आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू शेड्यूल, उनका पर्सनल इंटरव्यू कब के लिए शेड्यूल है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद फाइनल इंटरव्यू स्टेटस, फाइनली कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ नहीं हुआ या जो भी स्टेटस है वो आपको यहाँ पर लिखना है। देन ऑफर्ड सैलरी हाइक, आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने सिलेक्टेड कैंडिडेट को कितना परसेंटेज सैलरी हाइक ऑफर किया। देन ऑफर्ड सीटीसी, आपने उन्हें क्या सीटीसी ऑफर किया। देन ऑफर रिलीज डेट, आपने किस डेट को ऑफर रिलीज किया। देन ऑफर एक्सेप्टेंस, क्या कैंडिडेट ने ऑफर एक्सेप्ट किया या नहीं किया। देन जॉब रिक्वायरमेंट रिसीव्ड ऑन, किस डेट को लाइन मैनेजर ने आपके साथ वो जॉब रिक्वायरमेंट शेयर करी थी। एंड टुवर्ड्स द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो आई विल टेल यू कि ये सारी इन्फॉर्मेशन हम क्यों कैप्चर कर रहे हैं और कैसे आप इन छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन को यूज करके अपने रिक्रूटमेंट वर्क को बिजनेस गोल्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कैंडिडेट की ज्वाइनिंग, किस डेट को कैंडिडेट ने ज्वाइन किया। उसके बाद कॉस्ट ऑफ हायरिंग, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को एक पोजीशन को क्लोज करने के लिए क्या कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। यहाँ पर मैंने कुछ डमी फिगर्स लिखी हैं, आप रियल फिगर्स लिख सकते हैं। उसके बाद टैट, टर्न अराउंड टाइम, एक पोजीशन को क्लोज करने के लिए आपको ऑर्गेनाइजेशन ने कितना समय दिया है। देन उसके बाद टाइम टेकन टू क्लोज अ पोजीशन, आपने फाइनली उस पोजीशन को कितने दिन में क्लोज किया। देन उसके बाद पोजीशन क्लोज्ड डेज अहेड ऑब्लिक डिले, दैट मीन्स कि एक पोजीशन को क्लोज करने के लिए आपको जितना समय दिया गया था आपने उसके अगेंस्ट में कितने कम या कितने ज़्यादा दिन का समय लिया। उसके बाद पोजीशन स्टेटस ओपन ऑब्लिक क्लोज, दैट मीन्स कि आज की डेट में आपकी ये पोजीशन ओपन है या क्लोज है। Now when you are aware about all the heads which are there in this MIS, I will show you how to make a dashboard using all this information. और डैशबोर्ड बनाते समय हम उन मैट्रिक्स को यूज करेंगे जिन्हें यूज करके आप अपने रिक्रूटमेंट वर्क को बिजनेस गोल से कनेक्ट कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो डैशबोर्ड बनाने के लिए सबसे पहला मैट्रिक जो हम एनालाइज करेंगे दैट इज सीवी सेंट वर्सेस सीवी शॉर्टलिस्टेड। दैट मीन्स कि एज एन HR आपने जितने भी सीवी हायरिंग मैनेजर को भेजे उनके अगेंस्ट में कितने सीवी हायरिंग मैनेजर ने शॉर्टलिस्ट किए, सो दैट व्हेनेवर यू विल टॉक ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट यू विल टॉक ऑन बेसिस ऑफ डेटा। इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स से आपको ये भी पता चलेगा कि आपकी सीवी स्क्रीनिंग की क्वालिटी कैसी है, क्या वो ऑलरेडी बहुत अच्छी है या आपको उसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपकी सीवी स्क्रीनिंग की क्वालिटी ऑलरेडी काफ़ी अच्छी है दैट मीन्स कि आपके मैक्सिमम सीवीज हायरिंग मैनेजर्स के थ्रू शॉर्टलिस्ट होंगे। और अगर आपको अपनी सीवी स्क्रीनिंग की क्वालिटी को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो वो आपको रिजेक्शन रेशियो से पता चल जाएगा कि कितने सीवी आपके रिजेक्ट हो रहे हैं। नाउ टू मेक द डैशबोर्ड वी हैव टू एनालाइज दिस डाटा। तो इस डाटा को एनालाइज करने के लिए सबसे पहले हम इस पूरे डाटा को सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, पिवट टेबल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक नया पॉपअप आया है जो कि हमसे पूछ रहा है कि हम पिवट टेबल इसी वर्कशीट में बनाना चाहते हैं या एक नई वर्कशीट में। मैं नई वर्कशीट में बनाना इसे प्रेफर करूंगी क्योंकि इस वर्कशीट में ऑलरेडी काफ़ी डाटा है। अब यहाँ पर हमारी एक नई पिवट टेबल के लिए वर्कशीट स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पर रो लेवल में मैं सबसे पहले लिखूंगी पोजीशन हायरिंग फॉर कि किन पोजीशन के लिए मैं हायरिंग कर रही हूँ। उसके बाद जो ये वाला हेड था स्टेटस ऑफ टेलीफोनिक इंटरव्यू बाय HR, इसे मैं कॉलम में लूंगी और इसी पर्टिकुलर हेड को मैं वैल्यूज में लूंगी। सो आप यहाँ पे देखिए आपका टोटल 50 कैंडिडेट का वो डाटा है जिसमें से कि 21 सीवी आपने हायरिंग मैनेजर्स को भेजे, 18 कैंडिडेट्स आपके नॉट इंटरेस्टेड थे और 11 कैंडिडेट आपके नॉट सुटेबल थे। अब टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन मैं नॉट इंटरेस्टेड और नॉट सुटेबल कैंडिडेट को यहाँ से हटा दूंगी क्योंकि हम चेक कर रहे हैं कि हमने कितने सीवी हायरिंग मैनेजर को भेजे। इसको मैं हेडिंग दे दूंगी सीवी सेंट बाय HR। अब हमें अगली पिवट टेबल बनानी है जिसमें हम ये एनालाइज करेंगे कि इन 21 में से कितने सीवी हायरिंग मैनेजर ने शॉर्टलिस्ट किए। तो मैंने एक नई पिवट टेबल बनाने के बजाय इसी पिवट टेबल को कॉपी पेस्ट कर लिया है और जो ये पर्टिकुलर हेड था इसकी जगह मैं यहाँ पर लूँगी शॉर्टलिस्टिंग बाय हायरिंग मैनेजर, जिसके थ्रू हमें ये पता चलेगा कि कितने सीवी हायरिंग मैनेजर ने सेलेक्ट किए या शॉर्टलिस्ट किए। इसमें से एनए वाला हेड में हटा दूंगी। तो अब आप देखिए आपने 21 सीवी भेजे थे और उन 21 का बाइफिकेशन यहाँ पर आ गया है कि 12 सीवी आपके शॉर्टलिस्ट हुए और 9 सीवी आपके रिजेक्ट हो गए। नाउ टू मेक अ डैशबोर्ड ऑफ दिस पर्टिकुलर पिवट टेबल मैं इस पूरे डाटा को सिलेक्ट करूंगी, इंसर्ट पे जाऊंगी, कॉलम में जाऊंगी और अपनी चॉइस का कोई भी ग्राफ मैं यहाँ पे चूज कर सकती हूँ। अब मैं एक अगली वर्कशीट में आऊँगी जिस पे मैं डैशबोर्ड बनाऊंगी। मैं यहाँ पे एक बेसिक फॉर्मेटिंग कर रही हूँ, मैंने इसको पूरा वाइट कलर दे दिया है और उस ग्राफ को मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया है। आप
चाहे तो इसके अंदर भी हेडिंग कर सकते हैं या इसके बाहर भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हम डेटा लेबल ऐड कर देंगे। अब वापस हम अपनी इस पिवट टेबल वाली शीट में जाएंगे। इस डेटा को हम सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे और कॉलम में एक और ग्राफ बनाएंगे विच विल शो कि हमारे कितने सीवी हायरिंग मैनेजर ने शॉर्टलिस्ट किए। सो इन पर्टिकुलर बार्स को मैं हटा दूंगी ताकि हमारा डेटा थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ आए। डेटा लेवल में यहाँ पर ऐड कर दूंगी। अब यहाँ पर शॉर्टलिस्टेड जो है वो हमारे रेड से हाईलाइटेड है, रिजेक्टेड जो है वो ब्लू से हैं। तो शॉर्टलिस्टेड आपके आइडियली ग्रीन से हाईलाइटेड होनी चाहिए। ये बेसिक फॉर्मेटिंग मैं इस बार कर रही हूँ। नेक्स्ट टाइम से प्लीज़ मैं ये बेसिक फॉर्मेटिंग बाकी के ग्राफ्स में नहीं दिखाऊंगी। आप उसे खुद ही अपने लेवल पे कर लीजिएगा क्योंकि ये चीज़ें आप कर सकते हैं। देन जो आपके रिजेक्टेड कैंडिडेट है वो मैं यहाँ पे रेड से दिखाऊंगी। इसको भी मैं एक हेडिंग दे दूंगी, CV सेंट बाय। ओके, मैं यहाँ पे हेडिंग ऊपर दे देती हूँ रादर देन नीचे। सो यहाँ पर आ जाएगा CV सेंट बाय HR। ये बेसिक सी फॉर्मेटिंग हम यहाँ पे कर देते हैं। देन कुछ इस तरह की हेडिंग ही मैं यहाँ पर दे देती हूँ, CV शॉर्टलिस्टेड बाय हायरिंग मैनेजर। सो ये पहला मैट्रिक्स आपका कंप्लीट हो गया है। और जब हमारा पूरा डैशबोर्ड बन जाएगा तब आप मुझे बताइएगा कि ये डाटा इस तरीके से रिप्रेजेंट करने में ज़्यादा बेहतर समझ आएगा, इस तरीके से टेबल के फॉर्म में, या फिर इस तरीके से, कौन सा तरीका ज़्यादा विजुअली अपीलिंग है। नाउ वी आर डन विथ फर्स्ट मैट्रिक्स, लेट्स मूव टुवर्ड्स सेकेंड मैट्रिक्स। सो सेकेंड मैट्रिक्स इज टाइम टेकन टू फिल अ पोजीशन। दैट मीन्स कि ऑर्गेनाइजेशन ने आपको किसी भी पोजीशन को क्लोज करने के लिए जितना भी टर्न अराउंड टाइम दिया था, जो कि हमने इन्फॉर्मेशन कॉलम नंबर X में कैप्चर करी है, उसके अगेंस्ट में आपने किसी भी पोजीशन को क्लोज करने के लिए कितने कम या कितने ज़्यादा दिन का समय लिया, जो कि इन्फॉर्मेशन कॉलम नंबर Z में अवेलेबल है। सो कॉलम नंबर X में है कि कितना टाइम आपको ऑर्गेनाइजेशन ने दिया था, कॉलम नंबर Y में है कि आपने उसके अगेंस्ट में एक्चुअल में कितना टाइम लिया उस पोजीशन को क्लोज करने के लिए, और कॉलम नंबर Z में इंफॉर्मेशन है कि आपने टैट के अगेंस्ट में कितने कम या कितने ज़्यादा दिन में उस पोजीशन को क्लोज किया। और जब ये डाटा आप ऑर्गेनाइजेशन के बाकी सीनियर लीडर्स के सामने प्रेजेंट करेंगे तो आप उसे कुछ इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं कि HR ने कितने रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन में टाइमली अवेलेबल कराए, जिसकी वजह से बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प हुई। एंड दैट्स हाउ यू कैन कनेक्ट योर डे टू डे रिक्रूटमेंट वर्क टू ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। अब अगर हमें इस डाटा को पिवट टेबल में बनाना है तो सबसे पहले हम पिवट टेबल की शीट में जाएंगे। यहाँ पर मैं इस डाटा को कॉपी करके पेस्ट करूंगी रादर देन मेकिंग अ न्यू पिवट टेबल, और इसी में मैं ऑल्ट्रेशन कर लूंगी। अब मुझे ये वाली इंफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं चाहिए, बट पोजीशन हायरिंग फॉर मुझे चाहिए। इसी के नीचे मैं कैंडिडेट का नाम लिखूंगी, पोजीशन क्लोज डेज अहेड ऑब्लिक डिले। मैं यहाँ फिल्टर में लूंगी और सेम हेड में वैल्यूज में लूंगी, बट यहाँ पे वैल्यू में मैं काउंट की जगह सम चूज करूंगी ताकि वो सिर्फ उन डेज को काउंट ना करे बल्कि उनकी जो रियल फिगर है वो वहाँ पे कैप्चर हो। अब इसमें से जो NA वाला कॉलम है उसे मैं अनटिक कर दूंगी टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन। एंड नाउ हियर वी हैव आवर डाटा कि असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियरिंग की पोजीशन को क्लोज करने के लिए मैंने टैग के अगेंस्ट में 25 दिन कम समय लिया। एग्जीक्यूटिव अकाउंट्स की पोजीशन को क्लोज करने के लिए मैंने 11 दिन ज़्यादा समय लिया, इसीलिए ये -11 दिखा रहा है। सिमिलरली एग्जीक्यूटिव सेल्स की 3 पोजीशन थी, सो उनका डाटा उनके अगेंस्ट में अवेलेबल है, और मैनेजर मार्केटिंग की पोजीशन को मैंने 8 दिन जल्दी क्लोज किया। अब अगर इस पूरे डाटा का मुझे ग्राफ बनाना है तो मैं इस डाटा को सेलेक्ट करूंगी, इंसर्ट में जाऊंगी और यहाँ कॉलम में से एक ग्राफ में चूज कर लूंगी। इस ग्राफ को मैं यहाँ से कट करूंगी और डैशबोर्ड में आकर मैं यहाँ पर इसे पेस्ट कर दूंगी। इसकी बेसिक फॉर्मेटिंग हम करेंगे, ये बार्स में हटा दूंगी ताकि मेरा ग्राफ थोड़ा बेहतर तरीके से नज़र आए। यहाँ पर मैं डाटा लेबल्स ऐड कर दूंगी। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बार्स में डेजिग्नेशन भी आ रहे हैं और ये थोड़ा दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूंगी और फॉर्मेट एक्सेस में जाऊंगी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक्सेस लेबल में नेक्स्ट टू एक्सेस है, इसे मैं लो कर दूंगी। अब आप देखिए ये कितना बेटर तरीके से समझ आ रहा है। अब आप इसकी फर्दर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जहाँ पे आपने ज़्यादा समय लिया है टैट के अगेंस्ट में, इन बार्स को आप रेड कर सकते हैं, और जहाँ पर आपने कम समय लिया है इन बार्स को आप ग्रीन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसकी हेडिंग दे दूंगी, टाइम टेकन टू क्लोज अ पोजीशन डेज अहेड ऑब्लिक डिलेड। अब ये डाटा
जब आप ऑर्गेनाइजेशन के बाकी लीडर्स के सामने प्रेजेंट करेंगे देन दे कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि आपने किसी पोजीशन को टैग के अगेंस्ट में कितना जल्दी और कितना लेट क्लोज किया है. सो दिस इज सेकेंड मैट्रिक्स. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स थर्ड मैट्रिक्स. इन थर्ड मैट्रिक्स वी विल एनालाइज सोर्स ऑफ हायरिंग. ये पर्टिकुलर मैट्रिक्स आपकी एचआर टीम के खुद के एनालिसिस के लिए है, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन किन किन हायरिंग सोर्स से हायरिंग कर रही है और किस हायरिंग सोर्स से आपको मैक्सिमम कैंडिडेट मिलते हैं, सो दैट यू कैन फोकस मोर ऑन दैट पर्टिकुलर हायरिंग सोर्स टू गेट योर मैक्सिमम हायरिंग डन इन अ मच फास्टर वे. और इस मैट्रिक्स के थ्रू आपको ये भी पता चलेगा कि कौन से वो हायरिंग सोर्स है जहां पर आपकी ऑर्गेनाइजेशन पैसा इन्वेस्ट तो कर रही है बट वहां से आपको उतने अच्छे रिटर्न नहीं मिलते हैं, वहां से आप कैंडिडेट हायर नहीं कर पाते हैं. एंड देन यू कैन डिसाइड either to drop that hiring source or to renegotiate the cost with that particular vendor. Now to get this analysis done, हम सबसे पहले पिवट शीट में आएंगे और इस पुरानी पिवट को ही मैं कॉपी पेस्ट करूंगी rather than making a new pivot table all together. यहाँ पर हेडिंग को मैं चेंज कर लूंगी. मैं यहाँ पर लिखूंगी सोर्स ऑफ हायरिंग और शो फील्ड लिस्ट में जाकर जो जो इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं चाहिए वो मैं हटा दूंगी. मुझे इनमें से कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए. सोर्स ऑफ हायरिंग मुझे चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि यही हम एनालिसिस कर रहे हैं. इसे मैं कॉलम में लूंगी और सेम इन्फॉर्मेशन में वैल्यूज में लूंगी. और देन रो लेवल में मैं लूंगी पोजीशन स्टेटस ओपन ऑब्लिक क्लोज. दैट मीन्स कि कौन कौन सी पोजीशन हमारे किस किस हायरिंग सोर्स के थ्रू क्लोज हुई है. सो हियर वी हैव आवर डेटा अवेलेबल. 50 कैंडिडेट का ये डेटा है. नाउ टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन, जो एनए और ओपन पोजीशन के हेड हैं वो मैं हाइड कर दूंगी. एंड हियर वी हैव ऑल आवर इन्फॉर्मेशन कि 5 पोजीशन हमने क्लोज की हैं, जिनमें से एक पोजीशन कंसल्टेंट के थ्रू, 2 पोजीशन एम्प्लॉय रेफरल के थ्रू और 2 पोजीशन हमने naukri.com के थ्रू क्लोज करी हैं. अब अगर इस पर्टिकुलर टेबल का मुझे ग्राफ बनाना है तो मैं इसे सिलेक्ट करके इंसर्ट में कॉलम में जाऊंगी और एक ग्राफ में यहाँ पे चूज कर लूंगी. अब इस ग्राफ को यहाँ से कट करके मैंने यहाँ पर डैशबोर्ड वाली शीट में पेस्ट कर दिया है. बेसिक फॉर्मेटिंग हम करेंगे, डेटा लेबल हम यहाँ पर ऐड करेंगे सारे बार्स में और यहाँ पर मैं हेडिंग डालूंगी सोर्स ऑफ हायरिंग. एंड नाउ यू हैव योर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कि किन किन सोर्स से आपकी ऑर्गेनाइजेशन हायरिंग करती है. जितना ज़्यादा ये डाटा होगा उतना ज़्यादा बेटर एनालिसिस होगा. एंड देन यू कैन डिसाइड कि किस हायरिंग सोर्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है और कौन सा हायरिंग सोर्स आपको ड्रॉप करने की ज़रूरत है या उसके लिए कॉस्ट को रीनेगोशिएट करने की ज़रूरत है. So this is about third matrix. Now let's understand about fourth matrix. But before that, I have a small question to ask. Are you really enjoying to learn this process? How to make a dashboard and connect your day-to-day recruitment work to organization goals? Is it really going to helpful to you? Or is it just a one-sided conversation which I'm doing? जो भी आपके views हैं, अच्छे, कम अच्छे या बुरे, please share them in the comment section which will help me to improve. और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा then do like the video, share your thoughts in the comment section and subscribe to the channel to know more about job interview tips, career guidance and latest HR trends. And here on this channel you will find the answers of all your career related queries. So please click on the subscribe button right now. In fourth matrix we will understand cost of hiring. इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स से आपको ये पता चलेगा कि एक पर्टिकुलर पोजीशन को क्लोज करने के लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन को क्या कॉस्ट बियर करनी पड़ती है और साथ ही साथ आपको ये भी पता चलेगा कि जितने भी हायरिंग सोर्स आप यूज कर रहे हैं उनमें से कौन सा हायरिंग सोर्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे कॉस्टली है, जहां से आपको कैंडिडेट हायर करना सबसे कॉस्टली होता है और कौन सा हायरिंग सोर्स आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव है. एंड देन यू कैन चूज योर हायरिंग सोर्स अकॉर्डिंगली. सो टू गेट दिस एनालिसिस डन हम सबसे पहले पिवट शीट में जाएंगे और इस पुरानी पिवट को ही हम कॉपी पेस्ट करके इसमें ऑल्ट्रेशन करेंगे. सोर्स ऑफ हायरिंग की जगह मैं इसको हेडिंग दूंगी कॉस्ट ऑफ हायरिंग एंड दिस इज पर पोजीशन, जिससे आपको ये पता चलेगा कि एक पोजीशन को क्लोज करने के लिए क्या कॉस्ट आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बियर करनी पड़ती है. अब इनमें से आई विल डिसाइड कि मुझे क्या क्या हेड चाहिए. सोर्स ऑफ हायरिंग मुझे रो लेवल में चाहिए और इसके नीचे मुझे चाहिए कॉस्ट ऑफ हायरिंग. देन कॉलम में मुझे चाहिए पोजीशन हायरिंग 4 और सेम इंफॉर्मेशन मुझे वैल्यूज में चाहिए. अब ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास 50 कैंडिडेट की अवेलेबल है. नाउ टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन
मैं इनमें से NA वाले हेड को हाइड कर दूंगी और ये मेरे पास इंफॉर्मेशन 5 कैंडिडेट की अवेलेबल है जिनकी पोजीशन मैंने क्लोज करी है। कंसल्टेंट के थ्रू मैंने एक पोजीशन क्लोज की है जिसकी कॉस्ट मुझे पड़ी 15,000 रुपीज, जो कि एग्जीक्यूटिव सेल्स की पोजीशन है। 2 पोजीशन मैंने एम्प्लॉय रेफरल के थ्रू क्लोज करी जिसकी कॉस्ट मुझे पड़ी 3,000 रुपीज पर कैंडिडेट। नाउ यू कैन सी द डिफरेंस कि कौन सा सोर्स ऑफ हायरिंग आपके लिए कॉस्टली है। आपने कंसल्टेंट के थ्रू सिर्फ एक पोजीशन क्लोज करी, उसकी कॉस्ट आपको पड़ी 15,000 रुपीज, और जब सेम पोजीशन एग्जीक्यूटिव सेल्स की आपने एम्प्लॉय रेफरल के थ्रू क्लोज करी तो उसकी कॉस्ट आपको आधे से भी कम में पड़ी, और कैंडिडेट आपने यहाँ पर 2 हायर किए हैं। और Naukri.com के थ्रू आपने 2 पोजीशन क्लोज करी हैं, एक पोजीशन असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियरिंग की और एक पोजीशन आपने मैनेजर मार्केटिंग की क्लोज करी है, जिसके लिए आपको पर पोजीशन 8,000 रुपीज पे करना पड़ा है। नाउ टू गेट ग्राफ ऑफ दिस पर्टिकुलर टेबल, मैं इस पूरे डाटा को सिलेक्ट करूंगी, इंसर्ट में जाके कॉलम में एक ग्राफ में चूज करूंगी, इसे यहाँ से कट करके मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगी। बेसिक फॉर्मेटिंग में यहाँ पर करूंगी, इन बार्स को हाइड करके डेटा लेबल्स में यहाँ पर ऐड कर दूंगी। कलर फॉर्मेटिंग प्लीज आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। एंड अब मैं यहाँ पर एक हेडिंग दे दूंगी विच सेज कॉस्ट ऑफ हायरिंग पर पोजीशन। बेसिक फॉर्मेटिंग हमारी हो गई है। नाउ यू हैव दिस इंफॉर्मेशन रेडीली अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ यू, जो कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी सीनियर के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कौन सी पोजीशन आपने किस हायरिंग सोर्स के थ्रू क्लोज करी है और कौन से हायरिंग सोर्स के लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन को क्या कॉस्ट बियर करनी पड़ती है पर पोजीशन के अगेंस्ट में। सो दिस इज अबाउट 4th मैट्रिक्स। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट 5th मैट्रिक्स। इन 5th मैट्रिक्स वी विल अंडरस्टैंड ऑफर एक्सेप्टेंस रेशियो, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि आपने कितने कैंडिडेट्स को जॉब ऑफर रिलीज किया और उसके अगेंस्ट में कितने कैंडिडेट्स ने आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट को ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका सारा हार्डवर्क इसी बात पर डिपेंड करता है कि कितनी पोजीशंस आपने क्लोज करी, कितने कैंडिडेट्स ने ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया। और अगर आपका ऑफर एक्सेप्टेंस रेशियो कम है देन यू हैव टू फिगर आउट दी वेज कि आप कैसे अपने ऑफर एक्सेप्टेंस रेशियो को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट आपकी एम्प्लॉयर ब्रांडिंग से भी लिंक्ड है। और अगर आपका ऑफर एक्सेप्टेंस रेशियो ऑलरेडी अच्छा है देन यू हैव टू फिगर आउट द थिंग्स, दोज प्रैक्टिसेस व्हिच आर वर्किंग इन योर फेवर, सो दैट यू कैन कंटिन्यू देम एंड फोकस ऑन देम मोर। नाउ टू गेट दिस एनालिसिस डन, हम सबसे पहले पिवट शीट में आएंगे। यहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर पिवट टेबल को ही कॉपी पेस्ट करूंगी रादर देन मेकिंग अ न्यू टेबल। इसको मैं हेडिंग दूंगी ऑफर एक्सेप्टेंस रेशियो एंड देन शो फील्ड लिस्ट में आकर आई विल सी कि मुझे क्या क्या हेड यहाँ पर चाहिए। पोजीशन हायरिंग फॉर मुझे चाहिए कि किन किन पोजीशन के लिए मैंने ऑफर रिलीज किया और उनके अगेंस्ट में कैंडिडेट ने ज्वाइन किया। देन ऑफर एक्सेप्टेंस को मैं यहाँ पर कॉलम में लूंगी और सेम इन्फॉर्मेशन को मैं यहाँ वैल्यूज में लूंगी। एंड हेयर आई हैव माई डाटा अवेलेबल कि टोटल मैंने 6 कैंडिडेट्स को ऑफर रिलीज किया था, जिनमें से कि एक कैंडिडेट जो कि एग्जीक्यूटिव अकाउंट्स की पोजीशन में थे उन्होंने यहाँ पर ज्वाइन नहीं किया और बाकी के 5 कैंडिडेट ने यहाँ पे ज्वाइन किया है। नाउ टू गेट द ग्राफ ऑफ दिस पर्टिकुलर टेबल, मैं कॉलम में जाकर ग्राफ चूज करूंगी। इस ग्राफ को यहाँ से कट करके मैं यहाँ डैशबोर्ड में पेस्ट कर दूंगी। बेसिक फॉर्मेटिंग हम यहाँ पर करेंगे। डेटा लेबल्स हम यहाँ पे सभी बार्स के अगेंस्ट में ऐड करेंगे। इसको हेडिंग में दूंगी ऑफर एक्सेप्टेंस रेशियो। बेसिक फॉर्मेटिंग दिस इज डन। अब यहाँ पर कलर फॉर्मेटिंग आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। यहाँ पर येस को रेड दिखा रहा है जो कि आइडियली ग्रीन दिखाना चाहिए। इसके अलावा एक और चीज़ आप कर सकते हैं, क्योंकि जब ये डेटा आप अपने सीनियर्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो एक एक पोजीशन को ट्रैक करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। अभी तो ये सिर्फ 6 पोजीशन का डेटा है, लेकिन सपोज कि अगर आप पूरे साल का डेटा प्रेजेंट कर रहे हैं तो एक एक पोजीशन को इंडिविजुअली ट्रैक करना कि किस पोजीशन पर कैंडिडेट ने ज्वाइन किया और किस पर नहीं किया वो काफ़ी मुश्किल है। आप उन्हें टोटल फिगर दिखाइए। तो यहाँ पर आप लिखिए ऑफर एक्सेप्टेंस रेशियो और यहाँ पर आप वापस पिवट शीट में जाइए और इसकी परसेंटेज आप निकालिए कि 5 कैंडिडेट ने ज्वाइन किया अगेंस्ट 6 ऑफर लेटर। 83% आपकी यहाँ पर आ गई है। अब इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को आप यहाँ पिवट शीट से
फॉर्मूला के थ्रू लिंक कर दीजिए। अब आप चाहें तो इसको ग्रीन से हाईलाइट कर सकते हैं, इसे बोल्ड कर सकते हैं, इसका फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं, ये सारे चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं। और ये डायरेक्टली आपका फॉर्मूला से लिंक्ड है, तो ऐसा नहीं होगा कि ये मैनुअली आपको बार बार चेंज करना पड़ेगा। जैसे ही आपका फिगर चेंज होगा, ये इन्फॉर्मेशन आपकी ऑटोमेटिकली यहाँ पर चेंज हो जाएगी। सो यू हैव टू डू इट दिस वे। ये हेडिंग यहाँ पर अब आपकी प्रॉपरली दिखा रही है। नाउ यू कैन रिप्रेजेंट दिस डेटा टू एनीवन इन योर ऑर्गेनाइजेशन। अब आप देखिए, आप ये बता सकते हैं कि कितने सीवी थे जो एचआर ने हायरिंग मैनेजर को भेजे, कितने सीवी हायरिंग मैनेजर ने शॉर्टलिस्ट किए, कितना टाइम लिया आपने किसी भी पोजीशन को क्लोज करने में, कितने कम या कितने ज़्यादा दिन आपने लिए टैट के अगेंस्ट में, सोर्स क्या है आपका हायरिंग का, कॉस्ट क्या पड़ रही है आपकी ऑर्गेनाइजेशन को पर पोजीशन को क्लोज करने के लिए, और ऑफर एक्सेप्टेंस रेशियो क्या है। इस पर्टिकुलर डैशबोर्ड को हम यहाँ पर हेडिंग दे देंगे रिक्रूटमेंट डैशबोर्ड। फॉर्मेटिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं, इसे बोल्ड कर दीजिए, फॉन्ट साइज आप यहाँ पर ऐसे कर दीजिए, एंड देन you have your dashboard ready. So this is the information which you can present to your seniors. So इस रिक्रूटमेंट MIS के अगेंस्ट में आपका डैशबोर्ड अब रेडी हो गया है। बस उस डैशबोर्ड में अभी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग और ग्राफ्स की सीक्वेंसिंग करना बचा है। दैट मीन्स कि कौन सा ग्राफ पहले आएगा और कौन सा ग्राफ बाद में, क्योंकि ये ज़रूरी है कि जब आप उस डैशबोर्ड को बाकी सीनियर्स के सामने रिप्रेजेंट करें तो इन्फॉर्मेशन को आप एक फ्लो में प्रेजेंट करें। बट क्योंकि ग्राफ्स की सीक्वेंसिंग करने में और फॉर्मेटिंग करने में थोड़ा समय लगता है, सो जस्ट टू सेव दैट टाइम मैंने ये फॉर्मेटिंग और सीक्वेंसिंग पहले ही अरेंज कर ली है। लेट मी शो यू हाउ एग्जैक्टली दिस फाइनल डैशबोर्ड इज लुकिंग लाइक। इसमें मैंने फॉर्मेटिंग कर ली है, ग्राफ्स की सीक्वेंसिंग कर ली है। 2 एक्स्ट्रा ग्राफ मैंने इस डैशबोर्ड में ऐड किए हैं, एंड आई टेल यू कि वो ग्राफ्स मैंने क्यों ऐड किए हैं। एक ग्राफ मैंने ऐड किया है पोजीशन क्लोज्ड ऑब्लिक ओपन, और दूसरा ग्राफ मैंने ऐड किया है ऑफर एक्सेप्टेंस रेशियो का। अब इन 4 ग्राफ्स के साथ आप अपना पूरा रिक्रूटमेंट साइकिल इस डैशबोर्ड के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला और दूसरा ग्राफ हमने साथ में मिलकर बनाया था, जिसमें पहले ग्राफ में आप इंफॉर्मेशन शो कर रहे हैं कि किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन के अगेंस्ट में कितने सीवी आपने हायरिंग मैनेजर को भेजे। दूसरे ग्राफ में आप इंफॉर्मेशन शो कर रहे हैं कि जितने सीवी आपने भेजे उनके अगेंस्ट में किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन के लिए हायरिंग मैनेजर ने कितने सीवी शॉर्टलिस्ट किए। तीसरे ग्राफ में आपकी ये इन्फॉर्मेशन आएगी कि जो भी सीवी उन्होंने शॉर्टलिस्ट किए उनके अगेंस्ट में वो पर्टिकुलर पोजीशन आज की डेट में ओपन है या क्लोज हो गई है। दैट मीन्स कैंडिडेट ने ज्वाइन कर लिया है या अभी भी उस पोजीशन पर हायरिंग ही चल रही है। और चौथे ग्राफ में आपका ओवरऑल ऑफर एक्सेप्टेंस रेशियो आएगा कि किसी भी पर्टिकुलर मंथ में आपने कितने ऑफर रिलीज किए और उनके अगेंस्ट में कितने कैंडिडेट्स ने ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन किया। इसका परसेंटेज भी मैंने यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है 83%, और ये परसेंटेज आपको मैनुअली यहाँ पर फिल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, ये पिवट शीट से कनेक्टेड है, एंड आई विल शो यू हाउ एग्जैक्टली इट इज़। तो ये जो मेरा पिवट टेबल है ऑफर एक्सेप्टेंस रेशियो का, यहाँ से मैंने ये परसेंटेज निकाली है। मेरे टोटल ऑफर रिलीज हुए थे 6 और टोटल 5 कैंडिडेट्स ने ज्वाइन किया। दैट मीन्स 83%। और इस पर्टिकुलर सेल को मैंने डायरेक्टली लिंक कर दिया है इस पर्टिकुलर सेल से, तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली फीड हो जाएगी। सो इन 4 ग्राफ्स के थ्रू आप अपना पूरा रिक्रूटमेंट साइकिल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सोर्स ऑफ हायरिंग की, कि किन किन हायरिंग सोर्स से आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैंडिडेट्स को हायर कर रही है और किस हायरिंग सोर्स के थ्रू आप मैक्सिमम कैंडिडेट्स हायर कर रहे हैं। और फिर उसके बाद हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ हायरिंग की, जिससे हमें ये पता चलेगा कि किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन को फिल करने के लिए किसी भी पर्टिकुलर हायरिंग सोर्स के अगेंस्ट आपकी ऑर्गेनाइजेशन को क्या कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। और इन दोनों ग्राफ्स के थ्रू आप ये एनालाइज कर सकते हैं कि कौन सा हायरिंग सोर्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, कौन सा सबसे ज़्यादा कॉस्ट फ्रेंडली है, या फिर कौन सा सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है। एंड देन अकॉर्डिंगली यू कैन फोकस ऑन बेस्ट हायरिंग सोर्स विच विल वर्क फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद हम बात करेंगे इस ग्राफ की, जहाँ पर हम ये इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करेंगे कि किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन को क्लोज करने के लिए जो भी टर्न अराउंड टाइम आपको ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दिया गया था, उसके अगेंस्ट में आपने कितना लेट या कितना जल्दी किसी पोजीशन को क्लोज किया। तो जो भी बार्स यहाँ पे ग्रीन में शो हो रही हैं,
दैट मीन्स कि आपने इतने जल्दी इस पोजीशन को क्लोज किया और जो भी बार यहाँ पे रेड में शो हो रही है दैट मीन्स कि आपने टर्न अराउंड टाइम किया गया, इसमें इतने ज़्यादा एक्स्ट्रा डेज लिए किसी भी पोजीशन को क्लोज करने के लिए। सो दैट्स हाउ आवर रिक्रूटमेंट डैशबोर्ड इज लुकिंग लाइक। अब क्योंकि ये एक रनिंग डैशबोर्ड है जिसमें आपके 2021 के सभी मंथ्स का डाटा है और इसी शीट में आप बाकी 2022 का, 2023 का और आगे बाद के आने वाले ईयर्स का डाटा भी इसी शीट में मेंटेन करेंगे, तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने इस डैशबोर्ड में स्लाइसर या टाइमलाइन का यूज़ करें, जिससे कि जब भी आपको ज़रूरत हो आप किसी पर्टिकुलर ईयर का डाटा स्लाइस कर सके। एज एन एग्जांपल, अगर कोई भी आपसे ये कहता है कि मुझे पूरा डाटा नहीं देखना है, मेरे को सिर्फ 2021 का डाटा देखना है या फिर मुझे सिर्फ 2022 का डाटा देखना है या फिर किसी एक पर्टिकुलर क्वार्टर का डाटा देखना है, सो रादर देन शोइंग दिस एंटायर डैशबोर्ड आप उन्हें सिर्फ उस पर्टिकुलर क्वार्टर का या उस पर्टिकुलर ईयर का डाटा कैसे दिखा सकते हैं, दैट्स आई एम गोइंग टू शो यू नाउ। और ये हम स्लाइसर को यूज़ करके करेंगे। स्लाइसर को यूज़ करने के लिए हम अपनी पिवट शीट में आएंगे और किसी भी पिवट टेबल को सिलेक्ट करके इंसर्ट में जाएंगे। यहाँ पे हम स्लाइसर या टाइमलाइन को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं स्लाइसर को यूज़ कर रही हूँ, तो इस पर्टिकुलर पिवट टेबल को सिलेक्ट करके मैं स्लाइसर पर क्लिक करूँगी। ईयर और मंथ का स्लाइसर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ताकि मैं अपनी इंफॉर्मेशन को ईयर और मंथ के हिसाब से स्लाइस कर पाऊँ। अगर कोई मेरे से बोलता है कि मुझे सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर ईयर का डाटा देखना है या कोई मेरे से ये बोलता है कि नहीं मुझे दोनों मंथ का डाटा नहीं देखना है, नवंबर दिसंबर का, मुझे सिर्फ नवंबर का या सिर्फ दिसंबर का डाटा देखना है, तो मैं अकॉर्डिंगली इसे स्लाइस कर सकती हूँ स्लाइसर के थ्रू। अब एज अ नेक्स्ट स्टेप मैं इस स्लाइसर को सारी पिवट टेबल से कनेक्ट करूंगी ताकि मेरा डाटा अकॉर्डिंगली स्लाइस हो पाए। उसके लिए मैं इस पर राइट क्लिक करूंगी और रिपोर्ट कनेक्शन पर क्लिक करूंगी और सारी जितनी पिवट टेबल है इन्हें टिक कर दूंगी ताकि मेरा स्लाइसर इन सभी पिवट टेबल से लिंक हो पाए और जब भी मैं इंफॉर्मेशन स्लाइस करूं तो मेरी सारी पिवट टेबल में सिर्फ उसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड का डाटा दिखाए जो कि मैं देखना चाहती हूँ। तो ईयर का स्लाइसर मैंने सभी पिवट टेबल से लिंक कर दिया है और सेम चीज़ मैं यहाँ पे मंथ के स्लाइसर में करूँगी। मैं इसे सभी पिवट टेबल से लिंक कर दूंगी। सो यू हैव टू बी विद मी एंड शो लिटिल पेशेंस ताकि मैं ये चीज़ कर पाऊँ एंड देन यू आर गोइंग टू सी द मैजिक ऑफ स्लाइसर कि स्लाइसर किस तरह काम करता है। सो ये मेरा मंथ का स्लाइसर भी मेरी सभी पिवट टेबल से लिंक हो गया है। अब मैं इन दोनों स्लाइसर को यहाँ से कट करूँगी और इनकी ज़रूरत मुझे यहाँ डैशबोर्ड में है ताकि जब मैं यहाँ पर डाटा डिस्प्ले करूँ तो मैं यहीं पे अपना डाटा स्लाइस कर पाऊँ और मुझे बार बार अपनी पिवट शीट पे जहाँ पे मेरी टेबल बनी हुई है वहाँ पर ना जाना पड़े। तो ये स्लाइसर ईयर के लिए है और ये स्लाइसर मंथ के लिए है। अभी आप देखिए यहाँ पर दोनों मंथ्स का डाटा दिखा रहा है, नवंबर का भी और दिसंबर का भी, जिसमें कि मैंने 4 पोजीशंस पर काम किया है। अब अगर कोई मेरे से ये कहता है कि मुझे सिर्फ दिसंबर का डाटा देखना है तो मैं यहाँ पे दिसंबर पे क्लिक करूंगी एंड सी अब यहाँ पे सिर्फ 3 पोजीशंस का डाटा दिखा रहा है जिसमें मैंने दिसंबर के मंथ में काम किया है और अकॉर्डिंगली बाकी की ग्राफ्स में भी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो सिर्फ दिसंबर के मंथ की आ रही है। देखिए यहाँ पे ऑफर एक्सेप्टेंस रेशियो भी 100% हो गया है क्योंकि दिसंबर में मैंने जितने भी ऑफर रिलीज किए थे, टोटल 5 ऑफर, उन सभी कैंडिडेट्स ने ज्वाइन किया। और जैसे ही मैं यहाँ पर इस स्लाइसर को रिमूव करूंगी, यहाँ पर वापस मेरी सभी पोजीशंस का डाटा दिखा रहा है और मेरा ऑफर एक्सेप्टेंस रेशियो भी वापस 83% हो गया है। सो दिस इज समथिंग वेरी यूजफुल कि आप कैसे अपनी इंफॉर्मेशन को स्लाइस कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली आपकी सभी पिवट टेबल में डाटा चेंज हो जाएगा। That's how this slicer works. So you need to make sure कि जब भी आप रनिंग डाटा किसी शीट में मेंटेन करें आप स्लाइसर या टाइमलाइन का इस्तेमाल ज़रूर करें जिससे कि आप अपने डाटा को स्लाइस कर पाएं। तो यहाँ पर आपका रिक्रूटमेंट डैशबोर्ड अब रेडी हो गया है, जो कि अगर आप अपने सीनियर्स के सामने रिप्रेजेंट करेंगे then I'm sure they will appreciate the fact how you are using your day-to-day recruitment work to take big decisions which are directly connected to organization goals like cost saving, getting timely resources in the company so that business can grow, increasing offer acceptance rate which is directly connected to employer branding, and saving time of line managers so that they can focus on business. Next video will be on how to make MIS and dashboards using day-to-day work in HR operations. Make sure that you watch that. Another important thing, I have designed this complete playlist of human resources especially for early professionals and freshers in HR industry. And this playlist will give you a practical knowledge how does HR function work in any organization.